तो मार्केट के अंदर कुल मिला के अगर आज भी आप देख रहे होंगे तो बहुत ही रेंज का कारोबार आपको दिख रहा होगा और ये रेंज आपको क्लियरली विजिबल हो रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी के लेवल्स 55 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी बामुश्किल से 38 पॉइंट भी ऊपर आके कामकाज कर रहा है। ऑप्शंस वाले आज कृपा करके थोड़े सावधान रहें, क्योंकि ऑप्शंस का जो उठापटक है वो राइटिंग वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन नेकेड कॉल और पुट्स वालों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। खैर, हम आगे इन सब कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ LIC म्यूचुअल फंड्स के बहुत ही शानदार मेहमान योगेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका मैं एक्चुअली में वेट करता रहता हूँ और वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान में से एक हैं। मैंने उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ भी चेक किए और उनका विजन भी सुनता हूँ मैं। जब भी उनसे हम बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक उनसे क्लियर हमको पता लग जाता है कि हाँ, मार्केट को आपको इस नज़र से देखना है। कहते हैं ना कि आपकी नज़र ठीक है तो रास्ते और परिश्रम आपका ऑटोमेटिकली ठीक होगा। वही नज़र हमको योगेश जी देते हैं। योगेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपने 18 स्वदेश के लिए समय निकाला। सर, आप बिल्कुल ना सही समय पर आए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट में ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के, इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप भी चल रहे हैं। यहाँ पर आके सतर्कता, सब लोग कह तो रहे हैं कि अपनी सतर्कता, अपनी कॉशियसनेस बढ़ाओ, लेकिन कहाँ पे बढ़ाओ? प्रॉफिट बुक करने में, और लेने में, चर्निंग में, ग्लोबल मार्केट्स में, किस जगह पर कॉशियसनेस बढ़ानी है? क्या करना है इस समय मार्केट में? जरा गाइड कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर बनाने के लिए मुझे। देखिए, ये सवाल मार्केट में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी अपन यही करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि हमें जो है सेक्टर आउटलुक और अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर देखेंगे तो मैक्रो इंडिया के बहुत अच्छे हैं, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और रिलेटिवली बाकी कंट्रीज के मुकाबले में मैक्रो पोजीशन इंडिया की बहुत अच्छी है। दूसरा, काफ़ी कंपनी जो है एक नई लेवल पे ग्रोथ के कगार पे पहुंच रही है, क्योंकि काफ़ी सारी जो ग्रोथ है लगभग जैसे कैपिटल गुड है, इंजीनियरिंग है, या इंजीनियरिंग सॉरी इतना ईपीसी प्लेयर्स है, ये 15 साल बाद इनमें थोड़ा सा तेजी का माहौल बन रहा है और इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है ये कम से कम 4 से 5 साल लगभग चल सकता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के या पावर सेक्टर के टारगेट्स है। तो मैं एकदम एक सेक्टर पे नहीं कहूँगा, बट इस बार जो मुझे लग रहा है कि लॉन्जिटिविटी जो है सेक्टर्स की या गवर्नमेंट की जो फोकस है वो बहुत ही क्लियर है और इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हद तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ठीक है, एफआईज इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका एक अलग चैलेंज है। बट आज नहीं तो कल इनको कहीं ना कहीं इंडिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, ग्रोथ रेट अच्छी है, यहाँ पर डेमोग्राफी अच्छी है, पॉलिसीज क्लियर है। तो यहाँ पे सेक्टर और कंपनी से फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे 4 से 5 साल का आउटलुक अच्छा हो, अर्निंग ग्रोथ अच्छी हो और हेडविंड्स थोड़े कम हो। जैसा कि गवर्नमेंट का काम है कि उनको मैक्रो स्टेबल करना है, आरबीआई का काम है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपको ठीक रखनी है, जो बहुत ज़्यादा दुखदाई ना हो या फिर कहीं ट्रबल में ना आए। पर सब कुछ अपना इंडिया में मैक्रो कंट्रोल में है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं, जो भी है अभी हमें अर्निंग ग्रोथ पे ही फोकस करना है और सेक्टर आउटलुक। अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करें और सेक्टर आउटलुक जहाँ पे पॉजिटिव है वो हमने समझा। पर योगेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, आपसे एक बार पावर सेक्टर पे जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि कंपनीज किस तरीके से एक्सपैंड कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, पर सरकार जब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लेकर आ रही है, योगेश जी क्या आपकी कोई टिप्पणी है कि कैसे ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है और यहाँ पर कैसे आप प्लेस करें? क्योंकि देखिए, जो सरकारी कंपनीज़ हैं उनके भी ऑपरेशन सुधरे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, पर एक इन्वेस्टर के लिहाज से अल्फा जनरेशन की उम्मीदें आपको कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं? देखिए, पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन ये दो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमें ये पूरे जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आप स्टार्टिंग जो है पावर फाइनेंसिंग और ट्रांसमिशन फाइनेंसिंग, उसके बाद इक्विपमेंट प्लेयर्स, उसके बाद ईपीसी प्लेयर्स, जो इन तीन तीन बकेट में डिवाइड करेंगे। देखिए, हर बिजनेस का रिस्क अलग है, हर बिजनेस के डायनेमिक्स अलग है, तो इन्वेस्टर को ये चूज करना पड़ेगा कि उनको कहाँ पे देखना है। इनिशियली जो पावर फाइनेंसर होते हैं वो बेनिफिट होते हैं, उसके बाद आपका एसेट, जिसको अपन बोलते हैं कि जो कैपिटल गुड इंजीनियरिंग कंपनी जो एसेट क्रिएट करने में मदद करती है,
और तीसरा जो बकेट है जो ईपीसी जो बोलते हैं, जो उनका कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन वाला काम करते हैं। देन फोर्थ जो बकेट है एसेट ओनर का होता है। तो एंड साइकिल ये एंड एंड में जाके एसेट ओनर का बेनिफिट होता है, बट ये पहले 2-3 सालों में आपका जो एसेट क्रिएटर होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं। और हमें ये भी देखना है कि इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कहाँ पे अर्निंग साइकिल मैच कर रहा है, कहाँ पे वैल्यूएशंस है और कहाँ पे आपका रिसीवेबल्स है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखनी पड़ती है। ये कोई एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि ईपीसी कंपनीज में आपके उनके रिस्क अलग है, जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी ज्यादा होता है। आपका कैपिटल गुड्स अलग है, वहाँ पे आपका एसेट टर्न या फिर आपको मार्जिन पे फोकस करना पड़ता है। और जो फाइनेंसिंग में एक अलग रिस्क है कि जहाँ पे आपको एनपीएस पे और कॉस्ट ऑफ फंड पे फोकस करना पड़ता है। तो ये चार बकेट्स है, और एंड ऑफ द डे एसेट ओनर होता है, उनको अपना देखना है कि आगे फ्यूचरिस्टिक और अर्निंग ग्रोथ कैसे कहाँ होगा। पे। पर योगेश जी एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये आपने साइकिल समझाई, कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं ये भी हमने आपसे समझा, पर आपको इस पूरी साइकिल में फिलहाल क्या लगता है कि कहाँ पे जो है मौके जो हैं वो एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं? इस पूरे स्पेस में अगर आप अपनी राय दे पाएँ कि एज अ स्पेस आपको कौन सा पसंद आ रहा है फिलहाल? देखिए, ये पूरे स्पेस में मुझे कैपिटल गुड्स बेटर लगता है, जहाँ पे अर्निंग हेडविंड्स थोड़े कम है, अर्निंग ग्रोथ है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी है। इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू ईपीसी एसेट ओनर से। ठीक है योगेश जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे कुछ सेक्टर्स पर जानना चाहेंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद इन सेक्टर थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, आपको प्राइवेट बैंकिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर सरकारी बैंकिंग में? इसके अलावा अगर हम आईटी की बात करें, मिड कैप आईटी आपको ठीक लग रहा है कि जो लार्ज कैप आईटी हैं, हालांकि वो चले हुए बहुत हैं, वो आपको सही लग रहे हैं? और एक और चीज़ बता दीजिए कि आपको क्या भरोसा है कि एफआईएस का जो फ्लो है वो बना रहेगा भारतीय बाजारों में? देखिए, एफआईएस का फ्लो तो कहना मुश्किल है, बट अगर जब भी हिस्टोरिकली हम देखें, जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं एफआईएस इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में आते हैं, और जो और विद इन इमर्जिंग मार्केट में इंडिया एक्चुअली बेस्ट है एक्चुअली। इसके लिए मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अब इंडिया में उनको आना ही पड़ेगा किसी तरह से। और रही बात सेक्टर की, देखिए पूरा बीएफएसआई सेक्टर अभी स्टेबल है, इनमें कोई ऐसा अभी कोई एनपीए का या बड़ा रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है लिक्विडिटी को लेके या फिर डिपॉजिट्स को लेके, ये बैंक टू बैंक या एनबीएफसी टू एनबीएफसी में चेक करना पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। और थोड़ा सा कंज्यूमर फाइनेंस है, उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर कुछ अगर स्ट्रेस है, बट एज ऑफ नाउ जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा किसी ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है अभी तक, जो भी डिस्क्लोजर्स आए हुए कहीं सबके। और रही बात आईटी की, देखिए आईटी में भी हमने ये देखा हुआ है कि कुछ जो इंटरेस्ट रेट कटने के बाद काफी लोग अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, जो कि मिड कैप कंपनीज को थोड़ा फेवर करती है, कि बड़ी कंपनी ज्यादा करके कॉस्ट टेकआउट डील्स लेती है। इसलिए आपको अर्निंग ग्रोथ शायद मिड एंड स्मॉल आईटी कंपनी में ज्यादा दिख सकती है, क्योंकि या तो आर&डी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आपका कोई डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन क्लाइंट्स के लिए उनके लिए काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा है। बाकी इवन लार्ज कैप में भी बहुत सी कंपनी जो करती है, बट उनका प्रोपोर्शंस में थोड़ा कम होता है और कॉस्ट टेकआउट्स का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है योगेश जी, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने रखे कि अर्निंग सीजन पर अब यहाँ से फोकस रहेगा, और एफआईएस की चाल को लेकर अभी थोड़ी सी निश्चितता नहीं आ पा रही है। ये भी बहुत ही क्रूशियल आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए और विस्तार से अपनी बातचीत सामने रखने के लिए।